नमस्ते, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो विद कमांडर अंकल। हम लोग की जिंदगी में सफरिंग एक कांस्टेंट थीम है। हम लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आता कि सीमिंगली गुड पीपल, देखने में शरीफ, बहुत अच्छे इंसान, जिन्होंने शायद कभी एक चींटी के ऊपर पैर नहीं रखा, वो तकलीफ में आते हैं। और ऐसी तकलीफ में आते हैं कि लगता है भगवान जाने इनके साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये बात हमेशा इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए सोचने पे मजबूर करती है। और धीरे धीरे जब वो चाहता है कि आप समझो, तो आपको समझा भी देता है। मैं तो फौजी हूं, हर चीज उसी टर्मिनोलॉजी में समझ पाता हूं। मुझे लगता है कि हमारा ये जन्म एक बहुत लंबी, कभी न खत्म होने वाली एग्जिस्टेंस के बीच में एक छोटा सा पड़ाव है। और ये पड़ाव हम वॉलेंटरीली लेते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमें इस अनुभव से गुजरना है। और इसलिए गुजरना है क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे हर एक प्रमोशन से पहले फौजियों को एक फील्ड अपॉइंटमेंट करना होता है। हेडक्वार्टर में बैठ के आप कितना बढ़िया काम करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बॉर्डर के ऊपर सियाचिन में, कारगिल में, लद्दाख में सब तरफ से गोलियों के बीच में आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हो जाए। और अगर वहां आप अच्छा करते हैं तो फिर आप अगले प्रमोशन के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सब इस फील्ड पोस्टिंग पे आए। अब जब बॉर्डर पे हो तो गोलियां तो चलेंगी, बॉम्ब तो फटेंगे और आपके आसपास लोग जख्मी भी होंगे। आप खुद भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कष्ट पाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस तो तभी इवैल्यूएट होगी। और ये वॉलंटियर बनने के लिए बढ़िया लोगों से अच्छे कोई नहीं होते। तो मैं जब उस तरह की डिवाइन सोल अपने आसपास देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि ये अपना क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट करने आए हैं, ये अगले प्रमोशन की तैयारी में है और ये अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और बिना इस बात को परेशानी में डाले हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी एक डिवाइन सोल, ऐसी एक आत्मा जिनको शारीरिक रूप में देख के मैं हमेशा, लाइक से इंग्लिश, आई एम इन ऑ। इतनी खूबसूरत इंसान जिनको मैं एडमायर करता हूं, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, and like I said, I'm always in awe of that person, is प्रेरणा चतुर्वेदी। मैं चाहूंगा कि आप आज प्रेरणा से मिलकर आप उनकी स्टोरी सुने और अपने लिए एक सबक लें। प्रेरणा जी, आपका स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you so much. I so appreciate. I'm completely smitten by the way you have introduced me. I'm completely smitten. So beautiful. Every word has such a deep impact. I think I would love to hear it again and again and again. So beautiful. Thank you, Prerna. I wasn't sure I was doing that well,
बट लेट अस स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड। अपने बचपन की अर्लीस्ट मेमोरीज हैं। Normally, when people hear that I'm the only child of my parents, they feel pampered, जिद्दी, कुछ नालायक सा बच्चा होगा जिसके नखरे खत्म नहीं होते होंगे. But I would say hats off to my dad and mom. I'm extremely fond of my dad. Extremely fond of him. I am yet to come across any person like him. आजकल के बच्चों को जो मैं देखती हूँ, I was speaking to my daughter. I was telling बिटिया, I wish I could pass on half of whatever my dad passed on to me. I wish I could do that. But just that हम अभी कल्चरली डिफरेंट एटमोसफियर में हैं इस समय, और उस वक्त डिफरेंट थे. माई डैड वॉज अ बैंकर, बैंक ऑफ बड़ौदा में थे डैड, और काफ़ी माने जाते थे अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग के लिए. डिलीजेंट टू द कोर, डिसिप्लिन्ड, कि कुछ गलती उनसे हो ही नहीं सकती. आजकल देखते हो बच्चे, आई कांट इवन नेम दोज बुक्स, मतलब टिंकल, मिल्स एंड बून्स, इस तरह की किताबें पढ़ के बड़े होते हैं. 5th 6th तक मैंने प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा था. अखबार पढ़ते थे, गोद में बैठा लेते थे और अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे. ही यूज्ड टू कीप रीडिंग. और विशारद किया हुआ था उन्होंने, और बैंकर होने के पहले भी. और इतनी बढ़िया किताबें मैंने पढ़ी हुई थी. आई यूज्ड टू हैव ट्रंक लोड्स ऑफ बुक्स. उसमें प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण भरे हुए थे. एंड that flavor of Indian culture and the family which I got from him, I used to boast, I used to be rich, I used to be rich in language, rich in understanding of the language. जब छोटे थे, जिस भी छोटे छोटे गांव में बैंकर्स हैं, बैंक मैनेजर की जहाँ पोस्टिंग हो गई, वहाँ पर गांव, तहसील, छोटा शहर, सब जगह हमने ट्रैवल किया है. जबलपुर, जगदलपुर, कैमूर, भिलाई. Best of the schools in those places at those times were सरस्वती शिशु मंदिर. तो आजकल हम बच्चों को हिंदी मीडियम भी पढ़ाने में कोताही रखते हैं थोड़ी, कि हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे आगे कैसे पढ़ पाएंगे, how will they manage. And I have studied in virtual संस्कृत मीडियम. स्कूल शुरू होने के पहले 1 घंटा हम प्रार्थना सभा में होते थे संस्कृत में. और थैंक्स टू माय काइंड ऑफ रीडिंग हैबिट्स एट होम, और जो डैड भी पढ़ के सुनाते थे, डैडी भी, और उनके किताबों के साथ साथ उनकी किताबें मैंने भी पढ़ डाली बहुत जल्दी. और आई स्टिल रिमेम्बर 5वीं कक्षा में जब मैं पढ़ रही थी, सरस्वती शिशु मंदिर में थे हम, और क्लास 10th तक का स्कूल था. पूरे 10th तक के बच्चों की प्रार्थना सभा को कंडक्ट कराने के लिए मुझे बिठाया जाता था कि ये देखिए बच्चा. संस्कृत में डिबेट्स करते थे उस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. उस समय गोल्ड मेडल का खैर रिवाज नहीं था. उस समय आपको एक प्रधानाचार्य लिख के दे देते थे कि अब शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे स्कूल से बच्चा आएगा संस्कृत मीडियम. देन डैड रियलाइज कि अब इनको अगर पढ़ाना है तो कुछ साइंस पढ़ना चाहती है, कुछ आगे बनना चाहती है. उस समय डॉक्टर बनने का मंसूबा था कि सो we'll have to shift to English. So 6th and 7th was a mixed medium, Hindi to English. Some subjects were in English, something in English, and something in Hindi. Or 8th, 9th onwards, then we moved to Lucknow. So my dad decided कि now we will not shift her गांव टू गांव, तहसील से तहसील इनको शिफ्ट नहीं करेंगे. Let her be in Lucknow, और इनको अब अपना ग्रास्प थोड़ी पकड़ने दीजिए. And that's when we shifted to an English medium school. बड़ा मुश्किल है. Then you feel कि बाप रे, ये बच्चे आसपास ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोला करते हैं, and you don't even understand what have they said. You can understand, but you can't speak. It's difficult. I realized. आपने इतनी अच्छी बात कही ना, when you get to that tough phase, it's an exam. It's an exam. When you go through that grind, identity crisis, somebody who's been district topper and everything like that, you suddenly get to
50-60%. It's a battle within yourself. You feel like this is not me. कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, because you're trying to identify yourself in a different environment. And that's when again dad pitched in. He said, I will start traveling, let her be anchored at one place. और आसपास लोग मिलते गए जिन्होंने हाथ पकड़ा उस समय भी, सब खींच के ले आए, किसी ने एक डंडा मार के पार निकाला. और प्रेरणा, एक बात पूछनी है कि कहाँ तो संस्कृत और कहाँ ये सब कुछ और कहाँ फौज, हाउ डिड दैट हैपन, उसकी क्या बैकग्राउंड? हाँ, अमेजिंग. ये लखनऊ में जब पहुंचे तो सिंस डैड वाज ट्रैवलिंग, एक समय आया जब मॉम ने डिसाइड किया कि मैं डैड के साथ रहती हूँ. अब ये बहुत परेशान हो लिए कि एंड देन कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब आप अपने आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा. तो वी डिसाइडेड कि मैं अकेले रह लेती, मॉम और डैड एक साथ रह लेंगे. अब अगली पोस्टिंग लखनऊ से जब निकलेंगे, आई विल कंटिन्यू इन लखनऊ. और अपना खाना बनाना भी, साथ में ब्रेकफास्ट लंच बनाना, तो बहुत, आई एम टेलिंग यू, उस समय जो पहला ख्याल दिमाग में आया था, ऐसा कोई नेशनलिस्ट कोई ख्याल नहीं था कि मतलब मैं पेट्रियोटिक हूँ, कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, कुछ यूनिफॉर्म पे प्यार है, डॉक्टर ही बनना चाहते थे. बट जस्ट दैट आई वाज स्टडीइंग. और वी रियलाइज कि स्कूल में यहाँ पे इस कॉलेज में एनसीसी आती है, और एनसीसी यूनिफॉर्म देखकर मजा आ गया कि भाई वाह, दिस इज वेरी नाइस. और वहाँ पे परेड भी करिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, सुबह को अकेले भागना नहीं पड़ेगा, और वहाँ चाय, समोसा, केला, नाश्ता आता ही आता है. तो एक काम तो निपट गया. आप वहाँ पर परेड भी करिए, एक्सरसाइज भी हो गई, नाश्ता भी हो गया. उसके बाद कॉलेज वहीं कंटिन्यू करिए, घर आइए वापस, अपना लंच बनाइए और खा जाइए, काम खत्म हुआ. एंड दैट इज वेयर इट वाज अ टर्निंग पॉइंट. लालच में गए थे, सच बात है, लालच में ही गए थे. एंड सीइंग द यूनिफॉर्म आई वाज लाइक वाओ, दिस इज एग्जेम्पलरी, समथिंग हटके. I was never the fashion kinds. I was never the kinds who would thrive on fashion in college. Although our college in Lucknow was quite famous for its fashion. The IT college, Isabella Fauban College, it was touted as Asia's first women's college at that time. And लोग कहते थे कि लड़कों की भीड़ सबसे ज्यादा उसी कॉलेज के गेट पर होती है. And we started with NCC from there. I again must say, किसी उस्ताद की नजर जो पड़ी उस वक्त पे, he just picked up as well this one. ये meticulously रोज आती है, ये आती है और परेड करने से कभी पीछे नहीं हटती. अब उन्हें दिल की बात बता रही हूँ आपको मैं, उस वक्त मन में था कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और अच्छा है भागना दौड़ना नहीं, मतलब वैसे भी वजन की हमेशा समस्या रही है कि वजन किसी प्रकार से कम रहे तो ठीक है. और खाने पीने के शौकीन थे, तो बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे और समोसा, चाय बनाना, जिसको नहीं खाना वो भी अपना समोसा दे जाए, कोई चिंता की बात नहीं, वो हम खा लेंगे. एंड इट कंटिन्यूड. वहां से एक कैंप आया, एडीसी कैंप, एनुअल ट्रेनिंग कैंप. अब पता नहीं मेहनत थी या कोई इनबॉर्न कैपेबिलिटी थी, और बहुत समय के बाद ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के शफल में ना, वो जो बचपन से आदत पड़ गई थी ना, गोल्ड मेडल, क्लास में बेस्ट, डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट, टॉपर आ रहे हैं, वो जो इस इंग्लिश मीडियम शिफ्ट में गड़बड़ हुआ था. एंड दिस इज वेयर आई फेल्ट दैट आई हैड द कैपेबिलिटी टू अगेन बी ऑन टॉप. वो मजा थोड़े वक्त के बाद फिर आया. एंड देन आई रियलाइज दैट यहाँ पर भी अगर जोर लगाते, आई एम एबल टू डू वेल. हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. सो इट वहाँ से राइज शुरू हो गया क्राफ्ट का. लखनऊ बेस्ट कैडेट, यूपी बेस्ट कैडेट, नेशनल बेस्ट कैडेट के कंपटीशन में आ गए. देयर वाज अ, उससे भी हाईलाइट थी आगे, इंडो कनाडा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. 6 months of exchange program, fully sponsored by Ministry of Defence, executed through NCC.
उसमें सेलेक्ट हो गए। बहुत लोगों ने बोला भाई बेटा बहुत खुश होने की बात नहीं है इसमें, जब फ्लाइट में चढ़ते चढ़ते भी लोग उतार लिए जाते हैं कि लास्ट मिनट किसी का पुश आएगा, कोई और बच्चा चला जाएगा, तुम्हारा अगर कोई सपोर्ट करने वाला पीछे से नहीं है तो उनका कोई बात नहीं, हम तो जीत करके खुश हैं, जाए चाहे ना जाए कोई बात नहीं, नहीं भी जा पाए तो कोई बात नहीं। और घर में वैसे भी कोई जाने देगा नहीं, आप साइंस पढ़ रहे हैं और आपके प्रैक्टिकल्स हैं, 6 महीने आपको कौन कनाडा भेजना चाहता है, घर में कौन भेजेगा आपको, यहाँ लखनऊ से दिल्ली आने में मशक्कत है। अब तो ये बात हमने घर में बताई ही नहीं कि ऐसा कंपटीशन लिया है और उसमें जीत गए हैं और ये 6 महीने का फुली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कनाडा में, बताया भी नहीं घर में आकर के, जीत गए अच्छी बात है। और दैट विनिंग अगेन आई वुड से देयर वाज वन ग्रुप कमांडर जिन्होंने मुझे पिकअप किया था कि ऐसे ये बच्चा तुम इधर निकल के आओ, यू विल बी कमांडिंग दैट कंटिजेंट। सो लखनऊ में, यूपी में गर्ल्स एंड बॉयज की कंबाइंड कंटिजेंट को फर्स्ट टाइम किसी गर्ल ने अगर कमांड किया था, सो ही पिक मी अप। और आई स्टिल रिमेंबर he had refused to speak to me in Hindi. He somehow realized कि ना this is where the complex is, कि बाकी बच्चे बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं और मुझसे बोलना नहीं आता। He picked it up और one time I think उन्होंने पूरे कंटिजेंट के सामने जो एक डंडा लगाया ना पीठ पर, आवाज कहाँ है, ब्रेकफास्ट नहीं खाया सुबह से तुमने, आवाज कहाँ है, What happened to your English? तो अटक अटक के स्टैमर करते करते बोलना शुरू कर दिया। And I still remember there were a lot of girls in the competition and there was a firing competition also. वहाँ पे बोला था firing, word of command, cultural, whatever. Some 13 odd criteria that you were judged on. Girls usually firing में comfortable नहीं होती थी कि वो राइफल का बट लगता है और कंधा नीला पड़ने लग जाता है। They were not comfortable with the idea, and somehow I felt कि running मेरे बस की है नहीं with my weight. So जो मेरे बस का है, let's leverage on that. कि एक बार अगर एंकर हो गए पोजीशन में, so एंकर लेके बैठ जाएंगे, फिर हिलेंगे नहीं। And प्रैक्टिस के लिए भी जब लेके जाते थे, I still remember Mrs. Bajpayee. Oh my God. She would do the needful. जैसे जो भी बच्चे कहते थे मैम ये 10 राउंड्स में 2 हो गए, अब नहीं हो पा रहे मेरे से, दुख रहा है कंधा, तो सबके इकट्ठा कर करके ऐसे से मुझे दे दीजिए, मुझे दे दो। तो जो 10 राउंड आपको प्रैक्टिस के मिलते थे, मेरे पास 100 हो जाते थे 20 मिनट ना। ये सब तो चल रहा था, लेकिन आपको शायद उस समय पता था कि फर्स्ट में गर्ल्स वर नॉट अलाउड। Oh, 100%. We knew it was not allowed. उससे रिलेटेड स्ट्रगल कैसे? NCC again gave the opportunity. जब इस कनाडा वाले प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए, I was again commanding the contingent और जनरल रॉड्रिग्स थे उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो before we went to Canada, it was a choicest delegation कि ये यूथ डेलीगेशन ये वाला जाएगा कनाडा। तो उन्होंने चाय पर बुलाया था हमें और सच में आई थिंक 18 साल के जस्ट होने ही वाले थे, खून में थोड़ी गर्मी आ गई थी। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड सर, द फैक्ट दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड टू कमांड दिस कंबाइंड कंटिजेंट, आई एम नॉट सेइंग आई एम बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम, बट द फैक्ट दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड ऑन माय ओन मेरिट. Are we going to say that these people whom I am commanding, these boys are good enough to be officers in the defense forces, but I am not because I am born a girl? बस इतना ही कमी रह गई मुझ में. If I could do everything else, I am judged best cadet, everything else, then where am I falling short? What is it that I cannot change? What can I do better? And then he himself said, "Beta, you go on this program. We are going for the commanders conference, and मैं इस बारे में I will take up this point and we will take a decision on this." I don't know what was I thinking. I told, "Sir, by the time you take a decision, I will have 3 of my kids rolling down my house."
And he said, "Beta, you're talking to the chief of army staff. I'm the one who decides and takes these matters forward." And then I realized how humbled was I. 6 months later, when we came back from the program, again a chai with him at his house, and he called me inside. He says, "Come to the study." He said, "Beta, I have to show you something. The advertisement to invite women into the defense forces." I said, "It is out." तो आपका जो ये आर्मी चीफ से इंटरेक्शन हुआ और उसमें जो आपने एग्जेम्पलरी ब्रेवरी दिखाई, क्योंकि आर्मी चीफ के सामने आसानी से मुंह नहीं खुलता। उस समय आई वाज टेलिंग में पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या खून गर्म था, क्या सोचा। समझदार होते तो शायद कभी ना कहते, और शायद वो पुश जो उनको चाहिए था वो आपसे मिला, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा कि क्या मेरी यही गलती है कि मैं लड़की हूँ और कहाँ कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई। तो वो हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन आई थिंक उस पर आ गया। एंड देन वी रियलाइज दैट आर्मी इज इनवाइटिंग देम इनटू एजुकेशन कोर एंड समथिंग। आई रियलाइज दैट इज नॉट माय कोर स्ट्रेंथ। आई एम द वन जो बाकियों के गोलियों के राउंड्स इकट्ठे कर रहा है कि लाओ दे दो, आई विल फायर देम, मैं खत्म कर देती हूँ सबका कोटा। तब हमने रियलाइज किया कि ये एजुकेशन कोर लॉजिस्टिक्स, मुझे तो वही गन चलानी कि जी ये फाइटिंग में कैसे जाएंगे इन्फेंट्री आर्मर्ड में। इन्फेंट्री आर्मर्ड में लड़कियां, बेटा कॉम्बैट है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, इसमें थोड़ा चैलेंज तो है। एंड देन आई रियलाइज की बात तो सच कह रहे, किसी फैक्टर में मैं शायद उन लड़कों से ऑलमोस्ट बराबर कर सकती हूँ या थोड़ा बेहतर कर सकती हूँ, पर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें वो मुझसे बेहतर है। हर लड़की से बेहतर नहीं कहती, मुझसे है। आई एम श्योर कुछ लड़कियां होंगी जो उसमें भी बराबर की टक्कर दी जाती थी, जो कुछ है कैसी ऐसी भी थी जो रनिंग में उन लड़कों से आगे निकल जाती थी। मैं 10 लड़कियों के साथ दौड़ा दीजिए तब भी आखिरी आती थी। तो मैं जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही उन सबसे बेहतर थी, कुछ लड़कियां थी जो उनसे बेहतर होंगी। फिर मैंने कहा मैं और क्या हूँ जो और ऐसा क्या है जो अच्छा कर सकती हूँ। एयरफोर्स का ऑप्शन नजर आया। कैसे एयरफोर्स में फ्लाइंग, एयरक्राफ्ट को नहीं पता कि उसको उड़ाने वाला लड़की है या लड़का है, और उसमें कोई मसल्स की, बाजू की ऐसी जरूरत नहीं है जहां पर आपको कुछ वजन उठाना पड़े या फिस्ट टू फिस्ट कॉम्बैट में आना पड़े या कहीं भी, उससे भी कोई कोताही नहीं थी। पर आई रियलाइज्ड दैट इज समथिंग। और उसी वक्त आई मस्ट से टॉम क्रूज की कोई मूवी भी देख डाली, and it sealed it. It just sealed Top Gun. It sealed it. It almost sealed the ambition कि यही है। और चांस की बात ही 2 साल जब तक मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो रहा था तब तक एयरफोर्स की एंट्री की भी एप्लीकेशंस आ गई इनटू फ्लाइंग ब्रांच। हम वहीं पर एक प्लेटफॉर्म जो मिल गया, हम हर बार अपनी बात को नज करते रहे, प्रूव करते रहे कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। और आई मस्ट से प्रभु ने बहुत साथ दिया। जो फर्स्ट बैच में भी गर्ल्स आई आर्मी और एयरफोर्स में, जब आप नए किसी जगह पर जाए ना, इतने सारे लड़कों के बीच में एक लड़की अगर नजर आती तो पूरे हेलोजन लाइट्स, सारे स्कैनर्स आपके ऊपर होते हैं। हर तरह का स्कैनर आपके ऊपर चल रहा होता है। अगर आप 99% मार्क्स भी ले आए तो सब यही कहते हैं, देखिए इनसे 100% पढ़ाई नहीं की गई ना, ये 99 पे रुक गई। पहले ही कहा था इनसे पूरा नहीं हो पाएगा, 99 पे देखिए रुक गई। पर अगर आप लड़के होके 67 पे रुके होते तब कोई नहीं कहता आपसे कि कोई बात नहीं, इसको थोड़ा 2 थप्पड़ लगाओ, पढ़ लेगा। उस स्कैनर से भी गुजरे हम लोग। इनिशियल बैच में थे, आधे लोगों ने स्वागत किया, वेलकम। आधे लोगों ने आपको बच्चे की तरह ट्रीट किया कि अरे इनसे मत कराओ, लड़कियां आई हैं काम पे, इनसे मत कराइए काम, ये सब भाग जाएंगी छोड़ के, फिर मतलब कितना बुरा लगेगा।
कुछ लोगों ने बोला अगर इनसे 50 काम कराने थे 80 करवाइए। हमने घर पे निमंत्रण तो नहीं भेजा था ना आपको कि आओ यहीं पर आके यूनिफॉर्म पहन के यहीं बैठ जाओ। आए हो अपने शौक से आए हो, लगो काम पे। 50 काम थे तो 80 दो इनको, देखते हैं कैसे नहीं कर पाएंगे। हर तरह का मिक्स्ड एक्सपीरियंस। बट आपने जैसा स्टार्टिंग में कहा ना, जब तक आप तपेंगे नहीं तो सोना खरा कैसे होगा। ऑलवेज थैंकफुल टू पीपल हु टॉट अस। कुछ लोग इतने अच्छे मिले, मेरे गुरुज इतने अच्छे मिले गुरु। फर्स्ट इंस्ट्रक्टर रामा सर, हेलीकॉप्टर से फर्स्ट इंस्ट्रक्टर मेहता सर, दीक्षित सर, इन्होंने कभी लड़की की तरह ट्रीट किया ही नहीं, एक इंसान की तरह। फ्लाइंग सिखाई, एयरफोर्स में काम करना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, साथ में इतनी जिंदगी सिखाई कि शायद अगर मैं लड़का होती उस जगह पर तो शायद इतना ना सीख पाती। In this whole process, किस पॉइंट पे आके ये लगा कि भगवान होता है, ईश्वर है, उसकी समझ कहाँ से आई, कैसे सीखा? उस समय पर तो उतनी समझ आई नहीं, सच बात तो ये। अपनी ही जिंदगी में इतना बिजी थे ना, इतना बिजी थे कि अब तो ये प्रूव करना, अब यहाँ से ये निकलना है। अपने आप को, दुनिया को प्रूव करने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने आप से ही जद्दोजहद में लगे पड़ रहे थे, आगे मिल रहे थे। बट फ्यू थिंग्स आई रियलाइज्ड, जब फ्लाइंग कर रहे होते ना, माय इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू से गो बाय योर हंच आल्सो, डोंट इग्नोर इट। यू आर फ्लाइंग अ मशीन, you are responsible for the machine and the men inside the aircraft and outside the aircraft. It's a very big responsibility. So professionally we can teach you how to fly, how to be a good airman, how to be vigilant about your airspace. But a good aviator always has a good hunch. Never ignore it. और सुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करना होता है। एक मेरा क्रैश हुआ था, उस समय भी लोग कहते हैं, मतलब एक और बर्थडे हुआ आपका। पोखरण में हम एक मिशन पे फ्लाई कर रहे थे, जस्ट बिफोर कारगिल। तैयारी में थे, पूरा देश एयरफोर्स तैयारी में थी, और 10,000 फुट पे थे, और इंजन फेल हुआ हमारा। और हेलीकॉप्टर्स में इजेक्शन सीट का कोई प्रोविजन होता नहीं। 10,000 फुट से हमने रैपिड डिसेंट, ऑलमोस्ट फॉलिंग शुरू करी। और अगेन प्रभु इंतजाम, पोखरण के बीचों बीच अगर आप हैं तो आपको कोई ऐसा बचाने वाला तो कोई तैयार बैठा नहीं नीचे। उस समय जस्ट बिफोर, मतलब हार्ड लैंडिंग के पहले हम कुशन कर पाए और उसको एयरक्राफ्ट ठीक ठाक सीधा रोक पाए। इंजन फेल, जैसे निकले वहां से दरवाजा तोड़ के बाहर निकले। इंजन फायर, मतलब वो भी सामने होता हुआ हमने देख लिया सब कुछ कि डिसेंड कर रहे हैं, गिरते गिरते भी इंजन फेल हुआ था, आग लग गई, सब कुछ हो गया, सब कहानी। जो साथ में Mi-17 था, मतलब बिल्कुल फिल्मी। मुझे लगता है उस पर भी एक मूवी बन सकती थी कि हम वहां बैठे रहे अपना हेलमेट पहने हुए, भागते दौड़ते हुए पोखरण में। 2 लोग थे, हम बैठे रहे, Mi-17 आया पीछे से बिल्कुल, और उन्होंने हाथ पकड़ लिया, आ जाओ भाई, कि इन सबको तो, जहाज को तुमने देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, और पहले आप लोगों को वापस ले जाते हैं। और 10 लोगों की टीम और वहां छोड़ दे। तो इस मोमेंट पे ऐसी फीलिंग हुई कि ऊपर वाला है, कोई तो कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ तो कर रहा है, किसी ने हाथ पकड़ा है आपका, और ये ऐसे ही नहीं हो गया। अपने आप नहीं होता ये सब कुछ, कोई तो आपका हाथ पकड़ के रखता है और चलता रहता है। उस समय जो मेरे कैप्टन रिसीव करने आए थे एयरक्राफ्ट, हमने एयरक्राफ्ट का इंजन भी वहीं चेंज किया, उसको हम फ्लाई करके ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा भी सिर्फ कि अगर लग रहा है इस एयरक्राफ्ट को तुम दोबारा फ्लाई नहीं करना चाहते, सो इट्स ऑल राइट, विल कॉल समबडी एल्स टू फ्लाई। आई सेड नो, वी विल फ्लाई द सेम एयरक्राफ्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जस्ट दैट in this entire sequence we felt that if 2 times things go wrong, that's how I'm feeling it. I remember that sentence जो इंस्ट्रक्टर ने बोला था, hunch,
and feeling it, this 2 times we do things, it doesn't go. The 3rd time, if it doesn't go, we should drop it. He's like, flying में ऐसा कुछ नहीं होता. Come on, don't be superstitious. We have to follow the procedures. If everything goes all right, we'll go. And that's when I still remember his second time it didn't go. When it didn't happen, he again looked at me straight into the eye. That she was saying the same thing. I said, sir, in this entire sequence of falling, crash, from the time we started from base, जिस दिन से शुरू हुए तब से हर बार यही हो रहा है कि 2 बार में कि पहले में काम हो नहीं रहा है, या तो एयरक्राफ्ट स्टार्ट नहीं होता है, या कुछ होता है, या हम स्टार्टअप हो जाता है एयरक्राफ्ट, उसके बाद पैसेंजर नहीं आया, कुछ तो हो रहा है हर बार. बट हम उसको पुश करके अगर आगे निकल जाते तो ये क्रैश में हम कन्वर्ट हुए. सेकेंड टाइम जब नहीं हुआ, देन ही सेड, ही अगेन लुक्ड एट मी, ही सेड, कह तो रही थी ये रात को यही बात कह रही थी. उन्होंने बात मानी. ही सेड, हंच, आज कुछ नहीं करेंगे, हम केवल एयरक्राफ्ट स्टार्ट करके बंद कर देते हैं, कल सुबह आएंगे फिर फ्लाई करेंगे, विल डू इट द 3rd टाइम. और मैंने उनको पूछा, मैं कहा सॉरी आप बहुत सीनियर हैं, मतलब मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, पर हंच था. एंड देन आई रियलाइज कि कुछ तो, कई चीजें आपको पता है आपको ये नहीं करनी है, पर आपसे कोई करवा लेता है, हाथ पकड़ के आपसे कोई करवा ही रहा है, कहीं से कुछ इशारा आ जाता है कि कर लीजिए. एंड वी डिड वेल, बोथ द पायलट सर्वाइव्ड. हम अच्छे भले बैठे, एक खरोंच नहीं, कुछ नहीं. एवरीबडी सेड कि क्या हुआ होगा. प्रेरणा, एक बात और पूछना चाहूंगा. हंस तक तो ठीक है, ये रियलाइजेशन भी ठीक है, लेकिन कुछ जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल घरों में होता है, कुछ पूजा पाठ, कुछ फास्ट, कुछ बिलीव, ऐसा कुछ लाइफ में था टाइम निकाल के डिवाइन से कनेक्ट होने का, या बस मुंडी नीचे करके काम में लगे रहे? उस समय तक तो नहीं था, टू बी वेरी ट्रू. मतलब सच बात तो यही है, चतुर्वेदी हूँ मैं. बचपन से घर में मम्मी को देखा था, रोज शाम को दिया बाती, आरती, घंटी, पूजा, सबको आरती दी जाएगी, प्रसाद दिया जाएगा, रोज होगा बिना फेल के. अगर हमें कहीं जाना भी होगा तो वो अपने शिव जी साथ में आज भी लेके जाती है तुलसी, कि सुबह नहाकर निकलती है, शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है और वो तुलसी पर चढ़ाया जाता है. मंदिर के आसपास मिल गया तो ठीक, नहीं तो शिव जी के सामने बैठ के उनके अपना पूरा पूजा पाठ चलता है. शाम का तो हमेशा रूटीन में होता था, पर ये मैंने पकड़ा नहीं बहुत समय तक, क्या अभी तक भी नहीं पकड़ा. ना माला, ना रुद्राक्ष, ना कुछ हाथ में उधर कुछ नहीं पकड़ा. और ये पोखरन वाला जो इंसिडेंट हुआ, तब माँ थोड़ी सी घबरा गई. वो बार बार गई पंडित जी के पास, पूछ के उन्होंने हर बार कहा कि आप पुखराज पहनाइए, पुखराज पहनाइए. और उन्होंने 2-3 बार अपनी कोशिश करी मुझे कहने की, पहने कहा जी एयरफोर्स में है, यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, चांस ही नहीं. यूनिफॉर्म में ज्वेलरी मुझे नहीं चाहिए, नहीं पहनेंगे. बड़ा पंडित जी ने के पास फाइनली उन्होंने खुद कहा कि एक बार मुझसे बात करा दीजिए. उनका कोई बात नहीं, जब छुट्टी घर आएंगे तब एक बार साथ में जाते हैं उनके पास, कोई बात नहीं. बाकी आप कोई भी कहीं भी ले जाए, कभी कोई मनाही थी नहीं. आप मुझे मंदिर ले जाइए, गुरुद्वारे ले जाइए, दोस्तों के साथ चर्च भी चले गए, सब जगह चले गए, कोई एतराज नहीं. आप मुझे शिव जी के मंदिर ले जाइए, गणेश जी के मंदिर ले जाइए, मैं सब जगह उतनी ही खुशी से जाती हूँ. हर रोज आरती में खड़े होते. पर आप मुझसे चाहें कि मैं खुद ये काम कर लूँ तो अपने आप नहीं होता था, कभी नहीं होता. मम्मी मुझे ले गई पंडित जी के पास, इतना आसानी से समझाया उन्होंने. 2 बातें, सिर्फ 2 बातें कही वो पुखराज पहनाने के लिए. मम्मी ने बोला हम तो बता के थक गए कि भाई तुम्हारे पत्री में लिखा है, तुम्हारे ग्रहों के हिसाब से इस समय गुरु भारी चल रहा है, तो आपको ये पहनना चाहिए. समझ में मुझे सारी बात आ रही, पर उसको फॉलो करने का समय मन में आ नहीं रहा था. उन्होंने 2 बातें इतनी अच्छी कही कि सर आपको दिल्ली से बंबई जाना है, आप चाहते हैं जाना, आपके पास बहुत रास्ते हैं जाने के.
यू कैन गो वॉकिंग, आप स्कूटर में जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं, ट्रेन ले लें, बस ले लें या फ्लाइट ले लें। आप क्या चूज करते हैं वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना समय है उस पर डिपेंड करता है, और आपके पास कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। कब पहुंचेंगे और किस कंफर्ट में पहुंचेंगे, ये सब क्या मीडियम चूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है। कहते जाएंगे तो आप वहीं जो आपके भाग्य में लिखा है, दिल्ली से बंबई, जो आप कह रहे हो आपकी बात सच है कि अगर मेरे भाग्य में लिखा ही यही है और मेरे हाथों की लकीरें तो बदलेंगे नहीं पुखराज पहनने से, यही बात तो कह रहे हो ना बेटा। हाँ जी गुरुजी, यही बिल्कुल, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। परमिंदर जी ने इतने अच्छे से समझाया। कहते जाएंगे तो आप वही दिल्ली से मुंबई, पर किन हालातों में जाते हैं, कितना दुख पाके या कितने सुख से जाते हैं, या किस समय में पहुंचते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आपका वाहन पुखराज। ये भी हो सकता है फ्लाइट में जाएं, आपके साथ कोई दोस्त बैठा हो, आपका माँ बैठी हो, पिताजी हो, कोई दोस्त बैठा हो, आप आराम से बात करते हुए जाएं। आप पैदल भी जा सकते हैं, बारिश में भीगते हुए, गर्मी में जलते हुए, मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। कैसे जाएंगे, कितना सुख होगा, उसमें कितना दुख होगा, ये आपके हाथ में है। उससे मैं 2 बातें रजिस्टर करी। वेदर तो आपके बस में है नहीं, मौसम जो होगा चलता रहेगा। उससे सुख पाना है या दुख पाना है, वो आपके हाथ में है। लोग बारिश में भीग के भी दुखी हो जाते हैं, लोग बारिश में नाच भी लेते हैं। आप नाचना चाहते हैं या भीग के दुखी होना चाहते हैं कि यार कपड़े खराब हो गए मेरे, और ये और कपड़े धुल जाएंगे, क्या हुआ? तो पुखराज पहन लिया, पुखराज पहना। दूसरी बात उन्होंने इतनी अच्छी कही कि अगर अब भी भरोसा ना हो रहा तो उनका कहना है कि गुरु हल्का हो जाएगा, गुरु का दोष कम हो जाएगा, थोड़ा पुखराज पहनिए। पता नहीं आपको अच्छी नींद आएगी कि नहीं आएगी, पर आपकी माँ को जरूर आएगी। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एज आई एम सेइंग इट, मैंने देखी ये फाइनली 3 दिन पहले ही पहन ही लिया कि आपका तो पता नहीं, पर आपको ये पता है कि आपने पहना है तो किसी को तो अच्छी नींद आएगी, कि उपाय हो गया। सिर्फ कोई बात नहीं, पुखराज पहन लिया, सिर्फ कोई बात नहीं, हम सुख में तो रह ही रहे, पर माँ बहुत सुख में कि मैंने पहना हुआ है। अब गुरु का कोई भारी नहीं, माँ को खुशी है। आगे बढ़ते हैं। फौज में परमानेंट कमीशन तो नहीं हुआ था तब तक, नहीं, तो आपको जल्दी बाहर आना पड़ा, और फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस वुमन में के रोल में कन्वर्ट हो गए, और फिर आपने काफी कुछ अचीव करने की कोशिश की। कोविड आ गया करीब करीब उसी टाइम फ्रेम में। यहाँ से आगे की जर्नी के बारे में बताइए। एक और रास्ता प्रभु ने बहुत अच्छा दिखा। एयरफोर्स का टेन्योर जैसे ही खत्म हुआ था तब रियलाइज हुआ कि ये तो 10 साल का कमीशन था। फ्लाइंग ब्रांच को उस समय सिर्फ 10 साल मिलते थे। उसके बाद क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? और मेरे साथ के जितने भी कोर्समेट्स हैं लड़के, वो सब निकल गए अपना, उनका करियर प्रोग्रेशन बहुत डिफाइंड है कि 10 साल के बाद उन्होंने ये करने, आगे सीनियर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कमांड बनेंगे, नहीं ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, इंस्ट्रक्टर बनेंगे। आई मे नॉट हैव बीन द बेस्ट कैंडिडेट, पर बाकी और गर्ल्स जो फ्लाइंग ब्रांच में थी उनमें से कुछ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया good professionals, they would have been very good instructors. And we realized कि जिस समय हम एयरफोर्स को कुछ प्रोडक्टिव दे सकते थे वापस, 10 साल तो आपने सीखने में लगा दिए, 5 साल सीखने में लगा दिए, थोड़ा बहुत किया आगे प्रोडक्टिव। अब जब हम काम करने लायक बने तो बाहर, why should Air Force lose out on us? और अब ये समय था जब हम नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को अच्छे से ग्रूम करके उस स्टेज पर ला सकते थे जहां पर आने में हमें बहुत समय लगा।
क्योंकि हम रास्ता खोदते खोदते बनाते बनाते चले आ रहे थे। हर बार रास्ता हम पत्थर हटाते रास्ता बनाते, जब रास्ता बन गया किसी के चलने के लिए, तब आप है नहीं, आप किसी को रास्ता दिखाने के लिए वहां है नहीं। इट वॉज अ कल्चरल शिफ्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, कि लोग पहले यूनिफॉर्म में, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे डैडी का लैम्ब्रेटा था, मैं हिंडन से पालम की तरफ ड्राइव करके भी आती थी उनका लैम्ब्रेटा लेके। पहली जब 1 साल की फर्स्ट ईयर की सर्विस थी मेरी, तब लोग कार से उतर के आते थे मेरे पास कि बेटा प्राउड ऑफ यू। मुझे कितने लोगों ने उतर के गले लगाया है स्कूटर पे कि अरे वाह लड़की यूनिफॉर्म में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लगता था कि ट्रैफिक जैम हो रहा होता, धौला कुआं पे, यहाँ पे जैम पे कोई गाड़ी से उतर के भाग करके आ रहा है आगे पीछे, कि यूनिफॉर्म देख करके अरे तुम्हारी। एक दो ने तो मुझे पूछा भी कि डैडी की है, भाई की है? नहीं जी मेरी है। इतना अच्छा लगता था। ऐसे कि जब इसका एक्चुअल कष्ट वाला समय जब निकल गया, जब एक्चुअली आप इस यूनिफॉर्म में रम गए, तब आप बाहर हो गए, तो फिर एयरफोर्स का एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। काफी जानी जाती हूँ मैं इस बात के लिए, मैं कभी भी फेमिनिस्ट शब्द से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखा मैंने। मुझे लगता था इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके बाद आप जैसा परफॉर्म कर रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट मिल जाए। कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे, पर फेल होने का मौका तो मिले। एक बार आपको कोई इनवाइट कर ले कि बोल के आप आके करके देखिए, फेल हो जाएंगे तो अगले दिन वापस अपने घर लौट आएंगे, फिर कुछ और वैसे भी करने वाले थे फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर एक बार वहां तक पहुंचने का, परफॉर्म करने का मौका तो मिले। और बराबर का ना कर पाए, कोई जरूरी नहीं कि मैं और आप बराबर ही कुछ कर पाए। आप अच्छा ही करें, हमेशा हो सकता है, पर उसके लिए जरूरी नहीं कि आप ये मान करके चले कि ये लड़की है तो अच्छा नहीं करेगी। कोई जरूरी नहीं कि मैं बराबर 100 में से 100 ही लाऊं, आप लाते हैं तो मैं भी लाऊं। 80 भी अगर आपके लिए ठीक है और मैं ला पा रही हूँ 80-85 भी, तो बहुत अच्छी बात। एंड विद दैट वी रियलाइज्ड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाई कोर्ट, दे वर वेरी काइंड। जो हम लॉयर्स से मिले थे, उन्होंने इस प्रकार का जो लैंग्वेज यूज करी थी, मतलब इन यूनिफॉर्म, बड़ी शर्मिंदगी मुझे सुन करके, नहीं ये काम मैं खुद ही करूंगी। ये बात अलग है कि फौज में रह के कोर्ट के मैनरिज्म नहीं सीखे होते हैं कि किसको क्या कहना चाहिए, जज को आप क्या कहेंगे, कहाँ अलाउड है आप बोलने के लिए, कहाँ नहीं अलाउड है। मुझे उन्होंने बोला था कि तुमको 2 मिनट में भगा दिया जाएगा कोर्ट रूम के बाहर। जस्टिस विजेंद्र जैन, मुझे अभी भी नाम याद है, 47 मिनट्स उन्होंने दिए थे। उन्होंने खुद ही बोला था, think, so are you a qualified lawyer that you want to argue for yourself? I said, so first thing, as I've said, I'm a military aviator. I'm not qualified as a lawyer. And second, I do not want to argue. I only want to submit what I sense about my own position in the organization. Decision, of course, will have to be taken by masters in legal aspects. पर मैं submit करना चाहती हूँ. I don't want to argue on this. This also I learned much earlier in life. मैं कभी किसी से भी, किसी भी मैटर पर आर्ग्यू नहीं करती, डिबेट नहीं करती, लड़ाई नहीं करती। अपना मत सिर्फ सबमिट कर देती। पसंद आए तो भी ठीक, नहीं है पसंद आए तो भी ठीक, हर तरफ से मुझे मंजूर है। और प्रभु ने हर बार सही रास्ता भी दिखा दिया, सही बात भी जहन में डाली, और उस बात पर काउंटर करते करते एक समय ऐसा आया 10-1 मिनट के बाद कि जस्टिस विजेंद्र जैन खुद मेरे बिहाफ पर, उन्होंने मुझे एक बार इशारा किया और खुद वो उस सबमिशन को आगे लेकर के चले गए। When I was carrying through 8th month, तब लास्ट हियरिंग की डेट आई थी, उस केस के शुरू होने के 6 साल के बाद। तब मैंने बोला था अगर आप मुझे अगली डेट जल्दी भी दे दे तब भी मैं अब शायद नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि सर्विस हो गई,
अब टाइम मेरी बिटिया का है, अब मुझे अपना समय वहां देना है। तो इसके बाद कोई और लेकर के जाएगा। उसके बाद ये ग्रुप बड़ा होता चला गया। फिर समहाउ जो हमारे बाद भी गर्ल्स आई फ्लाइंग ब्रांच में भी और बाकी ब्रांचेस में, दे हैव डन सो वेल। मतलब फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है देख करके कि प्रभु ने इतना अच्छा रास्ता दिखाया कि हम ऐसा कुछ काम कर पाए जो उनके लिए रास्ता खुल गया। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इंस्ट्रक्टर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, आज वो फाइटर फ्लाइंग में आ गई, 14 इयर्स कमीशन हो गया, सब कुछ हो गया, आगे आगे रास्ता खुलता जा रहा है। सो विद दिस आई फेल्ट, जो हमने इनिशियली सोचा था ना कि प्रभु आपका साथ देते हैं अगर आप अपना साथ खुद ना छोड़ें। अपने हिस्से का जो काम मिला है जी लगा के पूरा करते रहिए दम से। प्रभु उतने ही जोर से आपके साथ खड़े होते हैं, कभी उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। ये देखिए रास्ता खुला ही ना, एयरफोर्स में भी आ गए, डॉक्टर बनते बनते कहाँ से आ गए, फ्लाइंग करने लग गए। अब 10 साल अब हमने पूरे कर लिए, 14 साल भी आ गए, फाइटर्स में आ गई गर्ल्स, परमानेंट कमीशन का ऑफर आने लग गया, अब सीओज बन गई हैं। इतनी खुशी होती है देख करके कि प्रभु ने कुछ अच्छा काम करवा लिया, बहुत अच्छा काम करवा लिया हमसे। उस समय जब मैं आपको बोले थे जैसे जनरल रॉड्रिक्स, खुद पे शर्म आई थी कि मतलब कि अपनी उम्र देखते, मतलब बाद में सोचा कि आप चीफ से बात कर रहे थे, अपनी उम्र देखी होती जो आप पकड़ के कह रहे थे कि जब तक आप डिसाइड करेंगे तब तक मेरे 3-4 बच्चे घर में खेल रहे होंगे। कहने के पहले कुछ सोचा तो होता। आगे बढ़ते हैं प्रेरणा। फौज में बहुत अच्छा किया, बड़ा पायनियरिंग वर्क आपने किया और आपकी उस स्ट्रगल की वजह से आज लड़कियों को परमानेंट कमीशन मिल रहा है। दे आर डूइंग सो वेल एंड वी आर आल्सो प्राउड। बहुत फख्र की बात है। जैसे मैंने आपसे कहा, आगे की जर्नी बिटिया के साथ मैंने 1.5 साल निकाला, 2 साल निकाला कि अब मैं अनडिस्ट्रैक्टेड वो फेज एंजॉय करूँ। बहुत एंजॉय किया मैंने, मेरी बिटिया ने बहुत एंजॉय किया घर में रह के। फिर सोचा कि अब बहुत समय तक घर में बैठने की आदत है नहीं, बैठ नहीं पाएंगे, तो कुछ करना शुरू करते हैं। एंड क्या करें, क्योंकि सीखा ही सिर्फ एयरफोर्स है, उसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं, उसके अलावा कुछ दाएं बाएं देखा ही नहीं। एक बहुत अच्छा सा ब्रेक मिला था जस्ट आउट ऑफ एयरफोर्स। एक लेह में होटल था किसी का जो ठीक चल नहीं पा रहा था, तो वो मैंने पिकअप कर लिया, बहुत बढ़िया राफ्टिंग करी, 3-4 साल ब्रेक लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वो होटल रन किया उनके साथ पार्टनरशिप में, और राफ्टिंग फ्लाइंग जितनी दुनिया जहान से करके देखा था। ले मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, वहाँ सब जगह ऑन फुट, पैदल, मोटरसाइकिल, बाइक, जो कर सकती थी सब कर लिया। उसके बाद बिटिया के बाद फिर मैंने रियलाइज किया कि ना थोड़ा जल्दी पढ़ाई छोड़ दी, एयरफोर्स के चक्कर में भागते भागते ग्रेजुएशन पढ़ा, निकल गया। और जहां भी कहीं आप कॉर्पोरेट जॉब की तरफ देखते हैं, जो हमारे 10-15 साल बाद बच्चे आए, दे हैव स्टडीड समथिंग डिफरेंट, जो आपसे शायद किसी स्टेज पर वो ट्रेन मिस हो गई। अगेन एन अपॉर्चुनिटी, IIM लखनऊ, उनका एक एग्जीक्यूटिव कोर्स किया मैंने फिर, और फिर वहीं कुछ इतने अच्छे गुरु मिले जो कि साथ में स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स तो थे ही, साथ में स्टूडेंट्स ने इतना सिखाया एंड ब्यूटीफुल। वहीं से एक अपॉर्चुनिटी आई एनस्ट्रॉम हेलीकॉप्टर्स US की, और वहां से जो स्टार्ट हुआ, हेलीकॉप्टर्स ही देखना शुरू किया कि वापस एविएशन पे ध्यान देते, और धीरे धीरे इंच करते करते एक के बाद एक विंडो खुलती चली गई और सीखते चले गए। That is when I started realizing, if you stay who you are, if you are a good human being, अगर आप अच्छा काम करते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो काम खुद आपके दरवाजे पर आता है।
your reputation precedes you. कि ये है, अगर आपके बारे में कोई कह सकता है आंखें बंद करके आज भी कि आपकी नीयत में कोई दोष नहीं है और काम करने की तमन्ना में कोई कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में हो सकती है पर जोर लगाने में कोई कमी नहीं है। हो सकता है मैं किसी और के मुकाबले शायद सिर्फ 60% कैपेबल हूं, पर जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उसको मैं 100% पूरा करती हूँ हर बार, उसमें से बचा के नहीं रखती। आई थिंक यही सबसे बड़ी काबिलियत रही हर बार। जैसा आप कह रहे थे ना कि प्रभु आपको हर बार कोई ना कोई इम्तिहान देते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि ये इम्तिहान था प्रभु की तरफ से, उसमें आप पास होते कि नहीं होते। जब ये ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ मुझे, मैंने डॉक्टर को ये बोला था, पैथोलॉजिस्ट को बोला था रिपोर्ट लेते समय कि मैं जरा बाहर 2 मिनट बैठती हूँ, लेट मी गूगल, इज दिस व्हाट आई थिंक इट इज। उन्होंने बोला मैम ये वही है जो आप सोच रहे हैं, मत करिए गूगल, प्लीज मत करिए, आप कल हेमेटोलॉजी में जाके HOD से मिलिए और वो आपको सब बताएंगे। जब एक्चुअली रियलाइज हुआ ना कि ये कब हिट हुआ पता नहीं चला, पता ही नहीं चला। पहली बात मेरे जहन में यही आई। नॉर्मली लोगों के घर में अभी तक जिनसे मिली सबका होता है कि थोड़ा दुख होता है, घर में रोना गाना होता है कुछ ना कुछ पता चलने के बाद। यहाँ पता चलते से ही मैं सीधे ऑफिस गई कि पहले काम समेटना शुरू किया जाए, टेबल खाली किया जाए, जो पेंडिंग काम है जो मेरे बिना नहीं हो सकता। मन तो था पहले जाके पूछे जाए कितना समय बचा है, कि जिसको जो कहना है कह दीजिए, जो काम पेंडिंग है टेबल से खाली करिए, कि जिसको जो साइन लेना है भी ले लीजिए। और तब रियलाइज हुआ कि ये इम्तिहान है। वही पंडित जी की बात फिर से याद आई कि बारिश तो होगी, उसमें आप कपड़े गीले होने पर दुखी होना चाहते हैं या आप बारिश की खुशी में नाचना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स, completely yours. What is it that you want to do? And as things started to unfold, it made me believe what I've been sensing for decades. कि हर बार जितने एपिसोड्स होते जा रहे हैं जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, ये किसी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है, ये कोरियोग्राफी है किसी ने बैठाया है आपको कि ये आपसे करवाया जाएगा। ऐसा वरना आप में कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि आप वहाँ DGNCC के सामने पहुंच जाते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बगल में खड़े हो जाते और जबान भी लगा लेते कि भाई मैंने कर लिया। आप कौन से सुरखाब के पर लग गए थे? ऐसा क्या हुआ था? There was somebody who positioned you there. आप उठा के वहां बिठाए गए कि किसी ने आपको वहां से उठाया और वहां बैठाया कि अब करके दिखाओ। जो बड़ा कहते हो ना कि क्या अंगूठी पहले से क्या होता है, अपने हाथों पे भरोसा रखिए, करके दिखाइए, पहले करिए उसके बाद कहिएगा। तो उसी ने आपको बोला कि लीजिए खड़ा कर दिया आपको, अब करिए, करके दिखाइए और फिर कहिएगा। उसने हर बार आपको मौका दिया है। What I kept harping about, equal opportunity, वो देता गया आपको, मौके देता गया कि अब खेल के दिखाइए और फिर कहिएगा। इस बार भी आई रियलाइज जब ये ल्यूकीमिया डिटेक्ट हुआ, सबने बोला ये भगवान ने क्या किया, इतने अच्छे इंसान के साथ ये सब क्यों किया, सब इतना क्यों किया ऐसे। तो शायद इसलिए कि उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो बार बार कह रहे हैं, सब लोग आके कह रहे हैं कि आप छुट्टी ले लो, कहीं चले जाओ, ये है वो है, आप करना चाहिए, आप हाँ काम में लगे हुए काम में। और कई चीजें आपका ईमान आपको खुद नहीं करने देता, आपका ईमान नहीं कहने देता कि ये काम छोड़ के आप उठ के चले। प्रभु ने बोला आप रुकिए, मैं वहां से उठाता हूँ, मैं आपको उठाता हूँ ऐसी जगह जहां पर आपको आराम भी मिलेगा, जहां पर आप परिवार के साथ भी हो पाएंगे। और कई चीजें आप लोगों के लाख कहने पर मानते नहीं है कि ये छन्नी लगा के देखिए, क्यों?
बहुत पहले का एक मेरा फेमस मतलब डायलॉग शेर है किसी का, बहुत फेमस भी है, मुझे पसंद भी बहुत है। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। मैंने कभी किसी को आजमाने की कोशिश ही नहीं करी। ये प्रभु ने अपने आप ही ऐसा फिल्टर लगाया कि जो मैंने सोचा था कि मेरे साथ 10-12 लोग किसी भी दम पे खड़े होंगे, उसमें से 8 बचे, पर 20 और आ गए जो मैंने सोचे भी नहीं थे, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि प्रभु कहां से मदद करेंगे। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मैं खुद हैरान हूं इस बात को। ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं, 1.5 साल हो गए जब से ये ल्यूकेमिया डिटेक्ट हुआ था और हॉस्पिटल में पहुंचे। कितनी बार आपने देखा होगा कि आप अपना ब्लड सैंपल देने जाएं और पैथोलॉजिस्ट आपको दोबारा बुलाए कि मैं एक बार दोबारा टेस्ट करके कंफर्म करूं कि यही है कि नहीं। कर लिया उन्होंने, दोबारा टेस्ट करके कंफर्म कर लिया। कितनी बार ऐसा हुआ, कभी आपने सुना हो अगर कि पैथोलॉजिस्ट खुद ही बोल रहा है कि मैंने आपके अगले टेस्ट के लिए भी सैंपल दूसरे हॉस्पिटल में, आगे एडवांस हॉस्पिटल में दे दिया है और आपका अगले दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया है। आप उसको जानते भी नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। ये भी उन्होंने टेस्ट भी दिया कि आपका ये सफर है, पर रथ भी उन्होंने लगाया, प्रभु ने जाने का रास्ता भी उन्होंने दिखाया, माध्यम भी उन्होंने बनाया, आपको साधन भी दिया, उन्होंने सब कुछ दिया कि आपको लगता है कर सकते, करके दिखाइए। अभी आपके सामने तो कैसे जाऊं, तो ये रथ आपके लिए खड़ा है। और क्या कर सकते थे प्रभु। पर ये रियलाइजेशन तभी होता है जब आप उस रास्ते पर निकलते हैं, उसके बिना ये रियलाइजेशन नहीं होता। शायद इतना कभी रुक के मैंने सोचा भी नहीं कि शांति से घर में बैठ के आप सोचें कि क्या कर रहे हैं प्रभु। अब मैं कहती हूँ सबसे कि सब कहते हैं कि भगवान अगर आपका साथ नहीं दे रहे होते तो और कैसे साथ देते। आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, क्या करते हुआ करके, कैनुला लगाते, आपकी आईवी बॉटल पकड़ के बगल में खड़े रहते और क्या करते, क्या करें। आप क्या चाहते हैं उनसे, प्रभु भगवान से चाहते क्या है। ही इज गॉट यू बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। उन्होंने शक्ति दी आपके परिवार को, ये ताकत दी कि आप तो निभा ही रहे। एंड आई ऑलवेज से वन मोर थिंग, व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, जब मुसीबत विपत्ति आपके ऊपर आती है, द ओनली वन हु कैन हेल्प यू इज द वन हु इज विलिंग एंड एबल। सिर्फ वही आपकी मदद कर सकता है जो मदद करने की इच्छा रखता हो और जिसमें मदद करने की शक्ति हो। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ पर मैं बॉम्बे नहीं आ सकती, आई एम सॉरी, पैसे नहीं मेरे पास फ्लाइट की। मैं आती तो मैं जाना चाहती हूँ आपके पास बॉम्बे हेल्प करने के लिए, लेकिन ओहो मैंने कभी ट्रेन और फ्लाइट में अकेले सफर नहीं किया, मैं कैसे आऊँ। मैं यहाँ से वहां तक पहुंच नहीं सकती। मैं आपको हॉस्पिटल तक ले जाना चाहती हूँ पर मेरे पास कार नहीं है। ओहो कार आपके पास है पर मुझे चलानी नहीं आती, मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ। द ओनली वन हु कैन हेल्प यू इज एबल एंड विलिंग। प्रभु ने उन दोनों क्षमताओं वाले लोग मेरे आसपास खड़े कर दिया। आज तक मैं नहीं सोच पाती हूँ। मेरी माँ, मेरे डैड को गए हुए 12 साल हो गए, माँ अकेले हैं तब से। टचवुड, उनकी क्षमता में और विलिंगनेस में कोई कमी नहीं, ना पहले कभी थी ना अभी है। मैं अपने आप को उनकी जगह नहीं रख सकती कि अगर मुझे पता चलता ओनली चाइल्ड, अकेला बच्चा, बुढ़ापे का इकलौता सहारा, अगर उसके ऊपर ये ऐसी कंडीशन आ जाए कि 85% ब्लास्ट के साथ आप डायग्नोस हुए हैं विद अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, उस मां पर क्या गुजरेगी। एक तो बच्चे की चिंता, कि अपनी चिंता नहीं हुई होगी कि इसके बाद मेरा क्या। बच्चे की चिंता, मैं अपने आप को उस जगह पर रख नहीं पाती। ये संबल, ये शक्ति उन्होंने दी। जिस दिन से उन्हें पता चला, उन्होंने, आई मस्ट से, कोई आंसू नहीं, कोई बल नहीं खोया,
बराबर टक्कर में खड़े रहते, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में रहने के लिए कोई अगर चाहिए होगा, डॉक्टर्स ने बोला था 24/7 कोई फैमिली मेंबर इनके साथ रहेगा हॉस्पिटल में, वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई इनके कमरे के अंदर नहीं आएगा, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं चाहिए। मेरी फ्रेंड है, लोग कहते हैं फ्रेंड, दोस्त, मित्र बहुत बड़ा शब्द होता है, मुझे लगता है उसके आगे ये शब्द भी छोटा पड़ जाता है। इलांशु, मैं आज तक ऐसा कोई दूसरा ढूंढ नहीं पाई जिसकी मदद के लिए कोई दोस्त अपनी नौकरी, अपना घर सब छोड़कर आपके साथ हॉस्पिटल में महीनों बंद हो जाए। महीनों, 3-4 दिन भी कोई अगर रुक जाए तो बहुत गनीमत होती है। महीनों, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा ले कि अपने आने जाने का, अपने फ्लाइट टिकट्स, आसान नहीं होता हर बार आना जाना, फ्लाइट टिकट से हर बार आना जाना है, हॉस्पिटल में दवाएं चल रही है, खाना पीना चल रहा है, कमरे की सफाई होनी है, आपकी बेडशीट्स चेंज होनी है, पेशेंट है, आपकी जॉब चल रही है। और वो तब मार्च 25 तारीख को उसके पिताजी की 13वीं के बाद घर से लोग गए हैं, और शायद 28 या 29 तारीख को मेरी रिपोर्ट्स आई हैं, जब मैं उनके घर से वापस आई पिताजी के कार्यक्रम खत्म करके। उसने एक पल भी नहीं सोचा, रात को मेरे हस्बैंड ने फोन किया, उनको बताइए, और फिर सोचते हैं क्या करना है, कहाँ ट्रीटमेंट कराना है, कैसे कराना है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं तुरंत एडमिट हो जाइए, कहाँ जा रहे हैं, मेरा भी बोल। रात को फोन किया, वो सुबह की फ्लाइट में थे, अपना घर बंद कर। ये तो जब मैं एडमिट हो गई अगले हफ्ते क्या 2 ही दिन में एडमिट हो गई, तब मैंने रियलाइज किया कि इन्हें तो अपने घर में पिताजी की मौत के बाद घर में बैठ करके रोने का भी समय नहीं मिला। 25 तारीख को सब गए, 2 दिन के बाद मैं फ्लाइट में थी, 3 महीने मेरे साथ हॉस्पिटल में, उफ तक नहीं। सब मुझसे आकर कहते थे हॉस्पिटल में कि इतने कैंसर पेशेंट्स देखे हमने आए हुए, ये आपके साथ अटेंडेंट कौन है? इनको सब पता होता है कि कौन सा टेस्ट, क्या रिपोर्ट्स, कहाँ से आई, सब पता होता है। सारे डॉक्टर्स का मैनेजमेंट, पूरा घर मेरी माँ ने संभाल लिया मेरे जाते से ही, पूरा आने जाने का दौड़ भाग, हस्बैंड। और ये भी मैं कहती हूँ जो प्रभु ने ऑर्केस्ट्रेट किया ना, कि हर चीज आप सोचते हैं कि आपने मैनेज कर लिया, ये मैनेज करने का किसी ने और ने यंत्र संयंत्र पूरा तैयार करके रखा है। प्रेरणा, इस सारे टाइम में फ्रॉम अ non-believer, so to say, who didn't care about all this, to a firm believer, वो पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आपको लगा? क्योंकि जिस बहादुरी से आपने आपके परिवार में इसको फेस किया, वो एग्जेम्पलरी तो है ही, वो बहुत रेयर है। तो इसमें जो ये विश्वास है, ये रियलाइजेशन की कोई तो है, ये सच अभी भी कहती हूँ। क्योंकि जिस तरह से टाइमलाइन मैच हुई है, ऐसे कहते हैं ना जिक्सॉ पजल में बिल्कुल परफेक्ट फिट ब्लॉक्स, ये हमारे वश का नहीं था। ऐसे परफेक्ट फिट ब्लॉक्स 3 साल से तो मैं गुड़गांव में अकेले थी, हस्बैंड की पोस्टिंग थी शिलांग में, और ऐसा कैसे हुआ कि जब मैं आइडेंटिफाई हुई हूँ, जब मेरी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, उसके 10 ही दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही मेरे हस्बैंड गुड़गांव आते एक लंबे कोर्स के लिए। कैसे होता टाइमिंग कि वो पहुंचे और हफ्ते भर बाद मेरी रिपोर्ट्स आ गई, कि जब रिपोर्ट आई तो वो फिजिकली अवेलेबल थे वहीं पर। कैसे हुआ ये? माँ मंडे को वापस जाने वाली थी कि मैं घर जाऊंगी वापस, बहुत दिन से मैं रह रही हूँ, कि अभी आ गए तब आप लोग दोनों संभालिए, मैं जाती हूँ। मंडे को उनका जाने का प्लान था और फ्राइडे को मेरी रिपोर्ट्स आती, वो रुक गई।
फोन किया और इलांशु तुरंत आ गई इंदौर से अगले दिन की फ्लाइट लेके कि बताइए क्या करना है, कहाँ एडमिट करना है, कैसे करना है, पर बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, तुरंत करते हैं। हॉस्पिटल में किसी को रुकना है, माँ घर में है, ये संभाल लेंगी। And there is another aspect to this. There's so many people who prayed for you. So many. जैसे अच्छा, मैंने ये भी रियलाइज नहीं किया कि जब तक मैं एडमिट हुई तब तक 1 अप्रैल हो चुकी थी। तो तब जब लोगों से बात की मैंने मैसेज डाला और मैंने सोचा कि नॉर्मली ना इस तरह के मैसेज पर अलग तरह का रिएक्शन रहना चाहिए ना, कि सॉरी ये वो कुछ तो भी मतलब इस तरह के आने चाहिए कि हैव फेथ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं मैसेजेस पर, देख रही हूँ कि क्या बकवास है ये, एक थप्पड़ पड़ेगा, क्या मजाक है ये, बेवकूफी की बात है, मतलब मजाक की भी कोई हद होती है, ये है वो है ऐसे। तब मैंने रियलाइज किया कि ये मैसेज मैंने 1 अप्रैल को भेजा है। लोगों को लगा था कि कुछ मजाक चल रहा है ये आज, और सबने बोला कि कुछ और नहीं सोच पाई, यही था, ऐसा मजाक करता है कोई। 1 तारीख की रात तक ख्याल आया कि ओहो सॉरी। 2 तारीख को सबने बोला वही स्टेटस है या कुछ बदला आज, सॉरी हम तो एडमिट हो गए। आज भी कितना खींचोगे इस मजाक को, इसके कि मजाक तो नहीं। फिर शालू की फोटो बधाई साथ में, सबने फिर दिनेश को कॉल किया कि डीसी को, कि यार वो ऐसे मजाक नहीं करता है, वो सीरियस इंसान है। जब उसने कहना शुरू की नहीं एडमिटेड है और हम रिकन्फर्म कर रहे हैं रिपोर्ट्स एक बार और, सारे टेस्ट फिर से रन कर रहे हैं, एंड देन we'll update you क्या चल रहा है। प्रेरणा, मुझे भी उस टाइम में आपसे मिलने का मौका मिला था। स्ट्रेंथ की बात हम कर ही रहे हैं, the sense of well-being that you displayed, जी आप आईसीयू में कीमोथेरेपी के बीच में जिस समय में लोग मुस्कुराना बंद कर देते हैं, आपने हमेशा दूर से ही बहुत स्माइल के साथ, खुशी के साथ में ग्रीट किया, मुझे भी और बाकी सबको भी। आपके वो व्हाट्सएप पे स्टेटस आते थे, फोटो आते थे, जिसमें आपने अपने गंजेपन का भी एक तरीके से मेम बना दिया। आपका स्टेटस आज भी उसी तरीके का है। जिन चीजों से लोग डर के भागते, जिनका नाम नहीं लेते, उसको इतना हेड ऑन फेस करना, और वो भी ऐसे कि जैसे ये कुछ नहीं है, बहुत मामूली चीज है। ये करेज कहाँ से आता है? ये कौन सा मेंटल मेकअप है? ये संबल भी प्रभु देते कहीं ना कहीं से। When you feel that you have nothing to lose, किस बात का डर है? किस बात का डर है? ऐसा क्या लेकर आए थे आप जो यहाँ खो जाएंगे? सब कुछ यहीं से तो आपने दोबारा इकट्ठा किया है, और हर बार आपको मौका दिया गया करने के लिए। तो जहां से हर बार कोई थाली सजा के ले आ रहा है, फिर ले आएगा, उसमें क्या है? आपसे मिलने जो लोग आते थे, इंक्लूडिंग मी, आपकी जो वो डिस्टेंस पे बैठे हैं, आपके रूम में नहीं जा सकते, लेकिन ना तो शेर व शायरी बंद हुई, ना गाने बजाने बंद हुए, कुछ नहीं बंद हुआ, ना हंसी मजाक बंद हुआ। हमें तो एक बार लगने लग गया था कि हॉस्पिटल वाले हमें भगा देंगे वहां से, कि आप ना इनको निकालिए पहले यहाँ से, या तो इनके विजिटर्स की एंट्री बंद करवाइए। कि जो आता है, कोई माउथ ऑर्गन लेकर आ रहा है, कोई गिटार लेकर चला आ रहा है, कोई गा रहा है, दिल खोल कर गा रहा है, मतलब और ये भी नहीं कि मतलब कुछ ऐसे सिंगर्स जिनको शट अप कॉल देके बोलते हैं कि यार आप प्लीज, बंद हो गया, वो गाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद पड़ोस के रूम से भी लोग निकल के आ रहे हैं, पेशेंट्स बाहर के, सिर्फ कि हम बोल रहे हैं कि दूर रखिए, और यहाँ भीड़ लगी जा रही दरवाजे पर। क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पर? कि हर बार गाने चल रहे हैं, नहीं तो कुछ गजलें चल रही हैं, कुछ गिटार चल रहा है, इतना सुंदर माउथ ऑर्गन्स चल रहा है, सारे एक साथ चल रहे हैं, चल क्या रहा है? ये तो फिर भी ठीक था। इस बात से याद आया, ये भी एडिशन है प्रभु के तरीकों का। मुझे इतने सालों से हर कोई कहता था मेडिटेट करिए,
you'll do well, you'll do much better. और मैं कहती थी मुझसे नहीं होता इतना सब्र। मैं आंख बंद करके आप मुझे बोलेंगे ये ख्याल करिए, मुझे काम ख्याल आता है, मुझे काम की लिस्ट याद आती है कि ये काम, मैं जो लेटर्स ड्राफ्ट करने होते हैं मुझे वो जहन में आने लगते हैं, मैं मन ही मन लिखने लगती हूँ। सेम हॉस्पिटल में जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ सबने बोला मेडिटेट करना शुरू करिए, इट विल हेल्प यू। और मैंने 2-4 बार ईमान से कोशिश करी, पर आंख बंद करते से 50 ख्याल आने शुरू हुए कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। यहाँ से निकलेंगे तो जिस दिन पेपर पेन छूना अलाउड हो जाए उस दिन ये करना शुरू कर देंगे। और मेरे पास फोन आता है दलेर मेहंदी जी की वाइफ तरन का कि हम आना चाहते हैं मिलने के लिए, अलाउड है? ऐसे कमरे के अंदर तो देखिए अलाउड नहीं है, पर कमरे के बाहर तक बैठ करके आप मतलब दूरदर्शन कर सकते हैं। और हमेशा उनका फोन आता था कि हम रोज सुबह अरदास में आपको याद रखते हैं, हर रोज सुबह प्रार्थना में याद रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, रोज याद रखते हैं, और आप बिल्कुल ना चिंता करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। उनका दोस्त यार साथ रहेंगे जब तक हैं, परमानेंट गारंटी कार्ड तो किसी का नहीं है, हमें वैलिडिटी अपनी खुद की नहीं पता कब तक है, जब तक है तब तक खुश रहते हैं, ऐसा क्या है। तो कमरे के बाहर बैठना, दरवाजे के बाहर मिलना तो अलाउड है, कोई बात नहीं, 6 मीटर के फासले पे मिल लेंगे, और जब निकलेंगे बाहर तब गले मिल लेंगे। और पर मैंने ये भी जरूर सोचा कि जब आप अरदास करते हैं कुछ तो मन में एहसास आता है कि कहीं कोई तो आशीर्वाद कहीं से आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। एंड आई रियलाइज्ड इट जब दलेर जी तरन के साथ खुद पहुंचे, उस दरवाजे बैठे, और मैंने कहा भी आप कर रहे हैं तो मैं अरदास एक बार सुनना जरूर चाहूंगा। आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। इतना खूबसूरत, ओहो, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। हॉस्पिटल वाले भी नहीं कह पाए एक बार भी कि ये आवाज ज्यादा हो रही है। इतनी सुंदर, इतनी दिल से गाई हुई अरदास, और एक उनकी आवाज में ओहो, वो तो गाकर चले गए। तरन ने मेरा हाथ पकड़ा रखा। इतने बिजी होने के बाद भी पता नहीं समय कहाँ से निकाला, या पता नहीं प्रभु ने उनको भेजा समय निकलवाने के लिए कि कोई ऐसा भेजो जिसकी बात ये टाल ना पाए। उन्होंने मुझे मेडिटेट कराना शुरू किया कि लेट सकते हैं, बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते तो लेटे रहो। मैं दरवाजे के बाहर बैठी हूँ और हम दोनों एक साथ करते हैं। गहरी सांस लीजिए, ओम ओम। कोई शर्म की बात नहीं, 10 बार करना किसने बोला जरूरी, 3 बार कर लेंगे, 5 बार कर लेंगे। 5 बार करने के बाद दम आ रहा है तो चलो 2 बार और कर लेते, कोई बात नहीं। प्रेरणा, you went through this experience and experienced it in every shape, every emotion, with all kind of feelings, but you finally came out on top. The whole thing is behind you, which is the best thing, and we can only thank divine for it. Actually, उन्होंने हर चीज इतनी अच्छी जगह पोजीशन करके रखी कि टेस्ट रिपोर्ट्स आने के पहले उस दिन बिटिया घर पर, माँ घर पर, डीसी घर पर, हस्बैंड। 1 फोन किया, घर में इतना
उलट पलट उथल पथल होने के बावजूद इलांशु तुरंत वापस मेरे साथ। लोग हैरान थे कि यार आपका क्या एडमिन मैकेनिज्म है। उस समय बिटिया के 10th के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे। दोस्तों ने जो कनाडा वाला प्रोग्राम में बता रही थी, वो 32 साल पुराने दोस्त सब इस तरह सरफेस हुए कि मानो ये कोई कह नहीं सकता दैट आई एम द ओनली चाइल्ड। लोगों को लगता था इनका इतना बड़ा परिवार है, कोई ना कोई आता ही रहता है। जो पोखरण के समय क्रैश हुआ था, उस समय जो सीनियर मिले थे, जो हेलीकॉप्टर्स में लेने आए थे, मैंने बताया था आपको, उतना पुराना रिश्ता इस समय ऐसे सरफेस होके आया इतने सालों के बाद। अचानक उनका घर वहीं बहुत पास में तो नहीं कहूंगी, 6-7 किलोमीटर तो फिर भी था हॉस्पिटल से दूर, पर 5 महीने लगातार विदाउट फेल मेरा रोज रात का खाना उनके घर से आया। मैं कई बार इतना शर्मिंदा हुई, मतलब मुझे लगा कि ऐसा क्या किया है मैंने किसी के लिए जो कोई मेरे लिए इतना करेगा। थिंक ऑफ इट, दिल्ली छोड़िए, किसी छोटे शहर को भी ले लीजिए, अगर 5 दिन भी किसी को हॉस्पिटल में रोज खाना भेजना पड़े तो बड़ी जहमत है घर पर। आपको सोचना पड़ेगा हर बार कुछ फ्रेश लाइए, फिर कुछ बनेगा, सब्जी कटेगी, छुटेगी, पैक होगा, कोई जाएगा पैक करके ला जाके देकर आएगा। रोज आसान नहीं है, 5 दिन भी आसान नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में 5 महीने फॉर समबडी जो आपका सगा रिश्तेदार नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई वसीयत नहीं मिलने वाली किसी को, कुछ नहीं होने वाला। बट आई जस्ट लव द वे ही सेड, what you place inside the body, doctors will give a medicine, the food becomes your medicine if it is treated properly. Eat the right thing at the right time, अच्छे से बना हुआ, प्यार से बना हुआ, वो वैसा ही असर करेगा। ऐसे भगवान और क्या करते, इस मुसीबत में भगवान ने आपको इतने सारे साधन संसाधन दे दिए, दोस्त आ रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। विजी, माइकल, शत्रुपा, बाबा, सुनीता, नेम द वर्क्स, 30-30 साल पुराने दोस्त जिनसे आप शायद पिछले 4 साल में मिले भी नहीं। हर रियूनियन में फिर मैं बिजी हूँ, मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है, आप नहीं जा पा रहे, वो सब आ गए। और ऐसा भी नहीं कि, और आसान नहीं है कि गुड़गांव से कोई अपना दिन भर नौकरी करने के बाद शाम को, आसान नहीं है कि हॉस्पिटल पहुंच भी जाए मिलने, एक बार नहीं बार बार। Prerna, let's reflect on all that you said. It's been one amazing journey. Something which can be like a lighthouse for so many others. To see, follow, get inspired. A pioneer woman military officer, perhaps the first force of women pilots in the Air Force. पहले बैच में थे, दूसरे? I was the 5th one. 5th one. Alright. So, but still, I did some very pioneering work. जैसे आपने कहा, रास्ता खोला आपने, उसकी वजह से आज परमानेंट कमीशन मिला लेडीज को। उसके बाद में वेरी हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन, और फिर ये एक्सपीरियंस जो आपने किया जिससे आप बाहर निकले, ये ब्लेसिंग रेडी हुए बिना नहीं होता। सच बात है। लोग आज भी कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन, सीवी कुछ तो भेजिए। सच बात है, आज तक बनाई नहीं। ये भी प्रभु का सौभाग्य था, ये उनका आशीर्वाद रहा कि आप एक काम खत्म करते नहीं, दूसरा आपके पास खुद चलकर आ जाता है। आपकी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनके लिए आपके पास जरूर मैसेज होगा। प्लीज, क्या कहना चाहेंगे? फेथ, ब्लेसिंग तभी होती है जब आपके पास विश्वास हो। फेथ, सो ट्रू। विश्वास स्वयं पर रखिए, अपने हाथों पर रखिए, प्रभु ने दिए हैं आपको, इन पर विश्वास रखिए। विश्वास, अपने विश्वास पर रखिए, अपने विश्वास पर विश्वास रखिए कि ये मेरा विश्वास है।
let nobody break that faith. Faith in yourself, faith in being good, faith in doing the right things. मैं आपको सच में कह रही, मैंने बताया था ना पूजा, ना मंगलवार, शनिवार, कुछ नहीं होता मेरा एकादशी, चतुर्थी, चतुर्वेदी परिवार में होके, मतलब जिस परिवार में लोगों ने गीता सार लिखा हुआ है, किताबें छपी हुई, शायद मैं इकलौती होंगी, बट फेथ इन डूइंग द राइट थिंग. ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हुई, मुझसे भी हुई है, बहुत हुई है. किसी का दिल दुखा, कुछ गलतियां अनजाने में, कुछ जानते बूझते हुई हैं, बट एक्नॉलेज, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और विश्वास रखिए अपने विश्वास में. जस्ट बी ओपन. प्रभु किसी भी रूप में आ सकते हैं. अब मैं मानती हूँ इस पूरे एपिसोड के बाद कि इतना और क्या कर सकते थे. आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, कीमो चल रहा है, रोज वॉमिटिंग हो रही है, इधर हो रहा है, ये इधर कुछ चल रहा है, इधर एक सेंटर लाइन चल गई, इधर से निकल के इधर लग गई, इधर लग गई, हाथ में लग गई, जहां लग सकता था मतलब लग गई. इंजेक्शन तो पीछे छूट गए, नहीं कितनी बार लग सकते थे. आपको कोई खाना दे रहा है, दवा देने के लिए बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आ गए, इलांशु आपके साथ बैठी हुई है जो हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रख रही है. माँ जिसने अपना दिल बिल्कुल एक बार भी नहीं कपाया. मैं अभी भी अपने आप को उस जगह नहीं रख पाती कि उनकी जगह अगर मैं होती और अगर मेरे बच्चे पर ये समय आया था तो मैं क्या करती. अपने ऊपर कुछ भी निभाना आसान होता है. अगर आपकी जिगरी किसी चीज पर हो जाए, जान निकल जाती है, because then you're not able to help it. Dinesh, DC, somebody who's not managed the house, he's never had the responsibility, he's managed everything, he is not a social person. वो अपने ही दोस्तों के उसके 4 फोन्स नहीं करता. मेरे 40 सब उसने निभाए. मेरे पास तो फोन भी नहीं होता था, सब उसने मैनेज किया. सबको जाके हॉस्पिटल से रिसीव करके लेकर आ रहा है, घर भी जा रहा है, लॉन्ड्री भी हो रही है. और somebody who was already planning an ambition कि अब मैं अपना फ्लाइंग क्लब फिर से शुरू करूंगा, I will do it, उसने ऐसे एक पल में छोड़ दिया. ये कोई बात नहीं, पहले मैं यही रहूंगा, लेट हर रिकवर, उसके बाद देखेंगे. बिटिया को संभालना फुल टाइम. बिटिया, उसने भी एक पल भी पलक नहीं झपकी कि माँ इधर चली गई, डैड इधर बिजी हो गए. अब पेरेंटिंग स्टाइल है, बच्चों को भी एक आदत पड़ जाती है एक तरह के पेरेंटिंग स्टाइल की. उसने भी उफ नहीं करी, एक बार भी उफ नहीं करी. मेरे घर से हॉस्पिटल से कपड़े जा रहे हैं, रात को वो लॉन्ड्री करती थी, सुबह रात भर सुखा करके सुबह बढ़िया से फोल्ड करके वापस मेरा बैग रेडी रखती थी. सब कुछ किया उसने. मेरा ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरी डोनर हुई है. Normally we feel that we give something to our kids. This is the time I've received from my own child. It's magic. Yeah, Prerna, I pray to God that you live with this magic all of your future, and I wish you a healthy, long life and a happy life. Thank you very much for being on this show. Thank you so much. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.